नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। अगर आपके पास भी केवाईसी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, प्री अप्रूव्ड लोन के नाम पर फ्रॉड मैसेजेस या ईमेल आ रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए। ऐसे मैसेजेस और मेल दिए गए लिंक को बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट उनका मत कीजिए। उनको एंटरटेन नहीं करना है, उनको पूरी तरह से इग्नोर करना है। अगर आप थोड़ा सा भी चूक गए तो जालसाज आपकी गाड़ी कमाई में सेंध लगाने से नहीं चूकेंगे। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा तो हम सालों से इस मुद्दे पर करते आए हैं, कुछ लगाम जरूर लगी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जालसाज नए नए तरीके इजाद कर लेते हैं। इसलिए थोड़ा सा रुक के आज एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल ठग कैसे कैसे केवाईसी के नाम पर लोगों को नए नए तरीकों से चूना लगा रहे हैं। ठगी के पूरे मोडस ऑपरेंडी से आपको सचेत करेंगे, साथ ही इससे बचने के उपायों पर भी एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। आजकल के डिजिटाइजेशन के दौर में आईटीआर से लेकर लेन देन और केवाईसी तक सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। लेकिन ऑनलाइन सुविधाएं बढ़ने के साथ केवाईसी, पानी बिजली का बिल भरने, बीमा, आईटीआर में छूट दिलाने से लेकर क्रेडिट डेबिट कार्ड अपडेट करने के नाम पर साइबर फ्रॉड की घटनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं। जालसाज साइबर फ्रॉड को अंजाम देने के लिए जाल बिछाकर बैठे हैं। जैसे ही कोई चूक करता है वो ठगी को अंजाम दे देते हैं। खासकर नया कारोबारी साल शुरू होने से पहले ये एक्टिव हो जाते हैं। ई केवाईसी को लेकर कभी बैंक के नाम पर मैसेज और ईमेल आते हैं तो जालसाज कभी पैन कार्ड नंबर, आधार और आईटीआर के नाम पर लोगों को फर्जी मैसेज और ईमेल भेजते हैं। ठग बड़ी चालाकी से ई केवाईसी के नाम पर किसी के बैंक डिटेल्स और आधार की मदद से उनका अकाउंट खाली कर देते हैं। आपको जालसाजों के पूरे मोडस ऑपरेंडी को समझाते हैं। ठग पहले आपके मोबाइल पर मैसेज या ईमेल भेजते हैं। खुद को सर्विस प्रोवाइडर या बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बताकर आपसे जल्द से जल्द केवाईसी प्रोसेस को पूरा करने को कहते हैं। साथ ही मैसेज में चेतावनी भी होती है कि केवाईसी नहीं होने पर अकाउंट से लेन देन सस्पेंड हो जाएगा। बैंक के अलावा सिम कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड, बीमा पॉलिसी, प्री अप्रूव्ड लोन और आईटीआर से जुड़े मामलों में भी ठग ई केवाईसी के नाम पर लोगों को मैसेज में लिंक भेजते हैं। कोई जैसे ही जालसाजों के झांसे में आता है और लिंक पर जाकर ई केवाईसी प्रोसेस पूरा करने की कोशिश करता है, ठग उसके मोबाइल को मैप कर लेते हैं और उसका पैन, आधार डिटेल और बैंक संबंधी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जब तक ठगी का शिकार व्यक्ति कुछ समझ पाता है, जालसाज उसका बैंक खाता साफ कर चुके होते हैं। ऐसे में केवाईसी को लेकर कभी भी अकाउंट संबंधित जानकारी बैंक की ब्रांच में ही देना सेफ रहता है। वैसे भी बैंक केवाईसी के लिए भले ही मैसेज भेजे, लेकिन कोई लिंक नहीं भेजता। न ही बैंक आपसे अकाउंट की निजी जानकारी जैसे पिन या पासवर्ड या कार्ड डिटेल्स कभी नहीं मांगता है। ऐसे में ठग के लिंक पर ना जाकर सीधे बैंक की वेबसाइट पर जाना चाहिए और केवाईसी से जुड़ी जानकारी अगर जरूरी हो तो अपडेट करनी चाहिए, क्योंकि जालसाज बैंक की वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर लोगों को झांसे में लेते हैं और लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। आरबीआई भी समय समय पर केवाईसी या दूसरी सर्विस अपडेट करने के नाम पर हो रहे फ्रॉड से लोगों को अलर्ट करता रहता है। आरबीआई के साथ साथ बैंकों की ओर से भी लोगों को आगाह किया जाता है कि अगर कोई फर्जी मैसेज या लिंक बैंक के नाम से आता है और आपसे आपके खाते संबंधी जानकारी मांगी जाती है तो कस्टमर को अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए। साथ ही दिए हुए नंबर को ब्लॉक करने के साथ उस नंबर की बैंक से शिकायत करनी चाहिए। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको साइबर ठगों से बचाने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की इस चर्चा के लिए। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों से आपका करा दें। हमारे साथ हैं श्रीनाथ श्रीधरन साहब, जो कि स्वतंत्र निदेशक हैं फेस यानी कि फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के। श्रीनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है संजय कौशिक साहब, जो कि जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। संजय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रीनाथ जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे, और आप तो पूरे फिनटेक इकोसिस्टम में हैं भी,
पूरा फिनटेक इकोसिस्टम समझ भी रहे हैं। अब दिक्कत ये होती है कि ये केवाईसी फ्रॉड जब जब होता है तब तब एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो पूरे के पूरे फिनटेक इकोसिस्टम पर आ जाता है। लोगों को लगता है कि फ्रॉड जो है वो यहीं से जुड़ा हुआ है, यहीं के लोग कर रहे हैं, हमें तो ठगने के लिए कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाते। अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तेज़ी से फिनटेक के प्रति हम लोगों का जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है, जो इंगेजमेंट है, जो रिलेशनशिप है, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है। लेकिन जितना ये खतरा एक आम ग्राहक के लिए है, उतना ही मुझे लगता है कि फिनटेक पूरे इकोसिस्टम के लिए भी है। आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि कई साल हो गए हम केवाईसी फ्रॉड पर बात कर रहे हैं, लेकिन कोई मुकम्मल कोई समाधान निकल पाए ऐसा नजर नहीं आता। कुछ समझ पा रहे हैं सर आप, क्या होगा इसका? अब बिल्कुल ये जो केवाईसी फ्रॉड्स चलती रही है और आगे भी चलेंगे, मेरे हिसाब से जितना टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कहते हैं, आगे बढ़ेगी और उतना ही ह्यूमन फ्रॉड्स भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक जिम्मेवारी है इसमें, ह्यूमन इमोशंस। आप जितना भी केवाईसी फ्रॉड देखेंगे वो जल्दबाजी करते हैं, आपको अर्जेंसी में लगाते हैं और बोलते हैं इमरजेंसी है या तो अब भी बंद हो जाएगा। और ह्यूमन टेंडेंसी यही है कि जो भी इमरजेंसी है हम पिन कोड, पासवर्ड भी दे देते हैं ऑन द फोन। वो आई थिंक वो ह्यूमन टेंडेंसी को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। फिनटेक या जितना भी बैंक्स, एनबीएफसीज, चाहे जितना भी आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़ है, बार बार कहते हैं हम कभी भी आपसे फ़ोन पे नहीं मांगेंगे। जितना भी पर्सनल डिटेल्स, स्पेशली केवाईसी रिलेटेड, आधार हो या पैन हो, पर्सनली फ़ोन पे या ईमेल पे कभी नहीं मांगते। ये आरबीआई का डिक्टेट। बट फिर भी वो ह्यूमन टेंडेंसी पीछे, जब अर्जेंटली आपको अभी कोई आके आपको फ़ोन करके कहेंगे सर आपका फैमिली में कोई किसी को एक्सीडेंट हो गया है, इमरजेंसी है, हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट कर रहे हैं और आपका ओटीपी दे दो, उधर एडमिशन फ़ीस के लिए पैसा चाहिए। चांसेस यही है कि 90% लोग दे देते हैं ऑन द फ़ोन। सो ऐसा जितना भी ये इमोशंस है कैसे कंट्रोल करेंगे इसका, और फिनेंशियल लिटरेसी चाहिए हमें के से हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कस्टमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ वन। टू, पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे टीआरए है, जितना भी ये डू नॉट डिस्टर्ब जो कॉल रजिस्ट्री है, दैट आई थिंक हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड। आपको भी रोज़ 3 कॉल तो आते रहेंगे, क्रेडिट कार्ड या बैंक प्रोडक्ट्स बेचना या रियल एस्टेट बेचना, एंड दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डू नॉट डिस्टर्ब कॉल्स है वो उनको कैसे स्ट्रेंथन करें हमें। लॉट ऑफ दीज फ्रॉडुलेंट कॉल्स कम फ्रॉम दोज नंबर्स विच आर एक्चुअली बैंड और डिस्टर्ब्ड। एब्सोल्युटली। आपने देखिए एक बात कही जिम्मेदारी की, कंज्यूमर की जिम्मेदारी की। अब हम बार बार ये कहते हैं कि कंज्यूमर की जिम्मेदारी तो स्वाभाविक तौर पर है, लेकिन संजय जी ऐसा क्यों होता है कि हम इस लड़ाई में सब अकेले अकेले हैं? इस लड़ाई में बैंक्स अकेले हैं। बैंक्स अपना जो काम कर देते हैं साहब, एक उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी कि भाई अपना ओटीपी, सीवीवी शेयर मत कीजिए, हम तो आपसे नहीं मांगेंगे, बस हो गया। इसी तरह से अगर कोई एनबीएफसी है या कोई फिनटेक है तो वो भी यही बोल के अपना पल्ला झाड़ देते हैं। फिर सरकार भी जो है 2-4 अपना अवेयरनेस कैंपेन के रूप में 1-2 स्टेटमेंट जारी कर देती है। अब कंज्यूमर तो अकेला पड़ गया। अब कंज्यूमर के तो सारे दरवाजे बंद हो गए। कंज्यूमर के साथ अगर फ्रॉड हो जाए, बैंक जाए अगर, तो बैंक बोलता है नहीं साहब हमारे पास मत आओ, ये तो आपकी गलती है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा तो नहीं है कि लड़ाई तो सब लड़ रहे हैं, लेकिन अकेले अकेले लड़ रहे हैं, मिलकर नहीं लड़ रहे, और इसी का फायदा जो है ये फ्रॉडुलेंट्स जो है उठा रहे हैं, और इसीलिए केवाईसी फ्रॉड कम नहीं हो रहे। दीपक जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो शिवराज जी ने भी बोली कि ह्यूमन इमोशंस, तो 2 मेजर कारण है जो भी ये फ्रॉड होता है। और मैं अपनी हर टॉक में आजकल ये बात कर रहा हूं कि जो 2 मेजर कारण है ना जो फ्रॉड्स के, वो है एक आपका लालच और एक आपका डर। आपको लालच है मुझे लोन मिल जाएगा जल्दी, क्योंकि मेरा सिविल खराब है या मेरा कुछ और खराब है, मुझे कहीं और से लोन मिल नहीं रहा, मेरे को जो भी लोन दे रहा फटाफट मैं ले लूं और मेरे को पैसा मिल जाएगा, लालच। आपको फोन आता है मेरी बिजली कट जाएगी क्योंकि आपने बिल नहीं भरा, बगैर जाने बगैर समझे कि क्या आपकी बिजली का बिल आपने भरा है या नहीं भरा है। आप डर जाते हैं कि बिजली कटेगी तो रात को अंधेरे में सोना पड़ेगा, एसी चलेगा नहीं, गर्मी में सोना पड़ेगा, और आप तुरंत उसके साथ बात करने लगते हैं। डर और लालच अगर हम निकाल दें तो बहुत आसान हो जाएगा हमें ये फ्रॉड्स रोकना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बड़ी शांति से, कोई भी आपके पास ईमेल आ रहा है, कोई भी आपके पास मैसेज आ रहा है, अगर आपके पास मैसेज आ रहा है, आप लिंक पे क्लिक करने से पहले एक बार उसको खोल के तो देखिए, उसका हेडर तो चेक कीजिए।
मैं मानता हूं बहुत मुश्किल है आम आदमी के लिए, कि जो कॉमन पीपल है उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो जान पाए कि क्या है। लेकिन इतना तो हर आदमी को मालूम है, आरबीआई बहुत अवेयरनेस करता है, बहुत सारे बैंक्स बहुत अवेयरनेस करते हैं कि कभी भी आपको मोबाइल नंबर से फोन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आपको मोबाइल नंबर से नहीं, कोई आपकी बात बिल्कुल सही है संजय जी। मैं जो मेरी चिंता थी ना संजय जी, ये मैं थोड़ा सा देखिए, मेरा जो कहने का तात्पर्य, आपने बिल्कुल सही कहा, लालच और डर। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, दुनिया के सबसे मजबूत सिस्टम में रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है, देखिए जो लोग जिनके साथ फ्रॉड होता है उनकी जिम्मेदारी तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर किसी के घर में चोरी हो जाए और उसको यह कहा जाए कि तुमने ताला अच्छी क्वालिटी का क्यों नहीं लगाया था, गलती तुम्हारी है। अगर तुमने अच्छी क्वालिटी का बड़ा ताला या 3 ताले एक साथ लगाए होते तो तुम्हारे घर में चोरी नहीं होती। क्या हम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा वातावरण तैयार नहीं कर सकते हैं कि चोर आए ही ना, चोर डरें कि हमको इस पे हाथ डालने से पहले ऐसा ना हो कि हमें जेल में पूरी जिंदगी बितानी पड़े, हमें दंड मिले। ये डिटरेंट, ये भयादोहन क्यों नहीं है सर? बैंक्स बहुत कोशिश, इसका कारण एक तो सबसे ज्यादा ये है कि जो साइबर ठग है वो किस जुरिडिक्शन में बैठे हैं। आप जुरिडिक्शन लेंगे, इंडिया में पुलिस इज अ स्टेट मैटर। अब स्टेट में आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, दिल्ली में बंदा बैठा है, राजस्थान में या बिहार में या कलकत्ता में, क्या आप दिल्ली की पुलिस को कंप्लेंट करेंगे तो क्या दिल्ली की पुलिस वहां जाके उसको अरेस्ट कर पाएगी? या दिल्ली से, इंडिया से फ्रॉड होते हैं यूएस के अंदर, तो क्या इंडिया की पुलिस वहां जाएगी या वहां की पुलिस यहां आएगी? जुरिडिक्शन कहाँ का बनेगा? ये एक बहुत बड़ा इशू है साइबर फ्रॉड के अंदर, ये जुरिडिक्शन बहुत बड़ा इशू है क्योंकि ये बॉर्डरलेस क्राइम है। एब्सोल्युटली, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोली। लेकिन आशुतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आशुतोष जी, मेरे को आप बताइए कि एक क्या मतलब, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, इस जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जिस मैसेज से या जिस नंबर से या जिस टेलीकॉम ऑपरेटर से ये जो सारे के सारे मैसेजेस वगैरह आते हैं कि साहब जल्दी जल्दी केवाईसी करा लीजिए वरना फ्रॉड हो जाएगा, और बड़े बड़े लोगों के साथ आते हैं, आपके साथ आपकी बिजली कट जाएगी, आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा कल ही, आपका पेंशन अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका सैलरी अकाउंट बंद हो जाएगा। क्या कभी ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स कभी पार्टी बनते हैं? क्योंकि तो इनके एसएमएस तो यहां से आ रहा है। क्या कभी इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी पार्टी बनाया जाता है ताकि वो भी जिम्मेदारी लें कि उनके प्लेटफॉर्म से ये फ्रॉडस्टर्स कैसे एसएमएस भेज रहे हैं या ये इस तरह के फ्रॉड मैसेजेस भेज रहे हैं? कहीं हम चूक रहे हैं सर क्या? जी जी, देखिए आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। एक्चुअली देखिए, जो बैक ऑफिसेस जब से शुरू हुआ कंट्री में, कि आपके पास कोई फ्रंट वो है ही नहीं बात करने वाला। अगर आपका कोई भी इशू है, कोई क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इशू है, बैंकिंग से रिलेटेड इशू है, तो जो पहले के टाइम में जो होता था कि आप एक लैंडलाइन नंबर पे लगाते थे, वहां कोई बैंक से डायरेक्टली कोई अटेंड करता था और आपको असिस्ट करता था। अब वैसा कोई सिस्टम ही नहीं है, हर जगह वो टोल फ्री नंबर जैसा सिस्टम है और आप फोन लगाते हैं वो वन वे ट्रैफिक है। अब फिर जब आप दूसरी बार अगर आप लगाएंगे तो उस पर्सन से आपकी बात होगी भी नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब बैंक जो है बोलती है कि भाई आपको केवाईसी कंप्लीट करना है, एक तो देखिए डिमांड्स जो होते हैं बैंक्स के, जैसे केवाईसी से रिलेटेड, उसमें भी कुछ क्लैरिटी होना चाहिए कि कब कब उनको केवाईसी चाहिए, क्योंकि जब वो अकाउंट ओपन करते हैं तो वो सारा डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ वो कर चुके होते हैं, सारा प्रोसेस। करेक्ट। और उसके बाद वो फिर केवाईसी के लिए ईमेल आता रहता है, एसएमएस आता रहता है। बहुत बार लोग सोचते हैं हो सकता है ये फ्रॉड होगा, गलत होगा, लेकिन कभी कभी फोन भी आ जाता है कि नहीं आप केवाईसी अगर नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो इतने बिजी शेड्यूल में हो सकता है कि बैंक वो डायरेक्टली विजिट ना कर पाए, प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है। या किसी को भी जो छुट्टियां होती हैं, जनरली सैटरडे संडे होती हैं, उस टाइम पे बैंक भी फंक्शनल नहीं होता है। और ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे छुट्टी लेकर के कि मुझे बैंक में जाकर के केवाईसी करना है, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ऐसे सिचुएशन में अगर वो जाकर के ऑनलाइन बैंक का साइट ओपन करते हैं तो बहुत बार जो है वो साइट पे भी अपडेट नहीं लेता है और वो एरर बता देगा या नहीं होगा। तो आशुतोष आपने आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। आशुतोष आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, आशुतोष आप कह रहे हैं ये जो केवाईसी का जो कॉन्सेप्ट है ये बैंक ही नहीं समझा पा रहे हैं लोगों को। ये ऐसा लगता है कि ये 12 मासी, ये लगता है कि ये 12 मासी प्रोसेस है
क्योंकि अगर बैंक जी, ये जी। समझा दें, बैंक इतना 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 भरोसा जगा दे ग्राहक के मन में कि आपका केवाईसी हो जी। चुका है सर, अब आपका केवाईसी तब होगा जब हम आपको बताएंगे 5 साल बाद, 2 साल हाँ, बाद, 10 साल बाद। जी। तो यस, अब करेक्ट। उसमें एक रूल्स बनाएं, वो एक एब्सोल्युटली रेगुलेशंस एक तैयार करें कि कब कब उनको चाहिए, कैसे चाहिए, क्या चाहिए, या एक सिंपल सिस्टम कर दे कि आप अपना केवाईसी जो है इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो है बाई स्पीड पोस्ट भेज दीजिए, या जो है उसको आप साइन करके फलाने हमारा सो एंड सो ऑफिसर है, उसको डायरेक्टली आप बैंक में बैंक का प्रॉपर एड्रेस पे इस पे आप भेजिए। तो क्या होगा कि काम बहुत आसान हो सकता है, और लोगों को भी समझ आएगा कि हमने केवाईसी किया है कि नहीं किया है, और केवाईसी नहीं किया तो बैंक अकाउंट कैसे ओपन हुआ, बिल्कुल और ये क्या-क्या बिल्कुल, ड्यूरेशन यानी पे कि अब उनको तक की वापस से चर्चा, एक छोटे केवाईसी से ब्रेक के चाहिए। लिए रुकना है मुझे आशुतोष जी, सॉरी आपको टोका मैंने, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। अब अभी तक दो चीजें समझ में आ गई है। एक तो देखिए, बैंक को भी भरोसा केवाईसी को लेकर जगाना पड़ेगा। भरोसा क्या, अवेयरनेस कि केवाईसी कब होती है, इतना आप बता दीजिए। आपके एक केवाईसी के बाद अगर कोई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी कॉल आ रहा है, ग्राहक समझ जाएगा साहब मेरा तो केवाईसी हो चुका है, तो ये तो मुझे जो भी कॉल आ रहा है ये फ्रॉड का आ रहा है, इतना भरोसा जगा दीजिए। दूसरा, ये जो पावर ऑफ एनोनिमिटी दी हुई है इन फ्रॉडस्टर्स को, गायब होने की या छद्म नाम लेने की जो पावर इनके पास शक्ति है, वो शक्ति किसने दी है? वो टेलीकॉम कंपनियों ने दी हुई है ना। उनके पास ये नंबर आ कहां से रहा है? तो जब तक इनके पास पावर ऑफ एनोनिमिटी रहेगी, अदृश्य होने की शक्ति रहेगी, तब तक ये अपनी पावर दिखाते रहेंगे। तो ये टेलीकॉम कंपनियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी लें। लेकिन हो कैसे? बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? सवाल यही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शन, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर, और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं। अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। खबरों के तूफान से, सूचनाओं के भंवर से, बयानों के जंजाल से, अफवाहों के मायाजाल से, अब आपको निकालेगा जी बिजनेस और दिखाएगा इंडिया 360। सोमवार से शुक्रवार शाम 7:56 बजे जी बिजनेस पर। तो केवाईसी की आड़ में फ्रॉड की बाढ़ चल रही है और इस बाढ़ का शिकार हो रहे हैं आम लोग। और अब तो हम देख रहे हैं कि आम लोगों से लेकर बड़े बड़े वीआईपी, बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सब लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। आखिर हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या ये पूरा का पूरा फ्रॉड का इकोसिस्टम इतना बड़ा हो गया है, लार्जर देन लाइफ हो गया है, लार्जर देन सिस्टम हो गया है, लार्जर देन लॉ हो गया है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं? जब खबर आती है तो हम एक दूसरे का मुंह देखते हैं, अरे आपके साथ भी फ्रॉड हो गया, ओह हमारी सहानुभूति आपके साथ है। एक दूसरे के साथ सिर्फ सहानुभूति ही कब तक बांटते रहेंगे? इसका समाधान कब निकलेगा, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। श्रीनाथ जी, जैसे कि हम चर्चा कर ही रहे थे, क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग कि बैंक्स इतना भरोसा जगा दें एक ग्राहक के मन में कि देखिए केवाईसी ये है, ऐसे होता है, इस समय होता है, उसके बाद अगर आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज आए तो वो फ्रॉड है? क्या सीधी सीधी लकीर खींची जा सकती है सर? वेरी सिंपल। आई थिंक अगर जैसे वो आशुतोष जी ने कहा, एक फ्रीक्वेंसी आप लगा दीजिए, हर साल आपको केवाईसी करना पड़ेगा। अगर आप लाइफ पेंशनर हो, आपको तो लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा हर साल। ऐसा फ्रीक्वेंसी बना दीजिए और टाइम दीजिए। फॉर एग्जांपल बैंक्स अभी भी टाइम देते हैं, अगर सच में केवाईसी चाहिए उनको, वो 30 दिन तो मिनिमम देते ही आपको एज एडवांस नोटिस। बट इसमें प्रॉब्लम यही है, हमें थोड़ा बैकवर्ड जाएंगे तो TRAI का जो मामला है, डू नॉट डिस्टर्ब और नेगेटिव लिस्ट, ये फ़ोन नंबर, नेगेटिव लिस्ट का फ़ोन नंबर्स चाहिए। ये जितना भी केसेस आते हैं, साइबर सिक्योरिटी का इश्यूज आते हैं, हॉट लिस्ट कर दो आप। बट
प्रॉब्लम यही है, हमारा लीगल सिस्टम भी थोड़ा स्लो है। अगर मेरा लेट्स से फिशिंग कुछ हो गया या मेरा बैंक अकाउंट से चोरी हो गया, केवाईसी फ्रॉड हो गया, मुझे लोकल साइबर पुलिस डिपार्टमेंट्स में कंप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद बैंकों से मुझे रिकोर्स चाहिए कि पैसा आप रिफ़ंड कर दो या वापस दे दो। वो टाइम लगता है एज अ प्रोसेस, और आम आदमी के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा डरा हुआ चीज़ भी है। इसके लिए TRAI को इस पूरा प्रोसेस में लेना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो टेलीकॉम कंपनीज के साथ। ये RBI के ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं है, बाकी जितना भी बैंक्स या NBFCs या फिनटेक के RBI ज्यूरिस्डिक्शन में है। इसमें शायद हमें TRAI और मिनिस्ट्री ऑफ IT MeitY को लेके आना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। और पता नहीं ये क्यों रॉकेट साइंस है, क्यों टेलीकॉम कंपनीज समझ में नहीं आता कि क्यों ये इस हाथ पीछे खींच लेते हैं जब इस तरह की बात आती है। मेरे पास वक्त की कमी है। संजय साहब, संक्षेप में क्या हमें अप्रोच बदलनी होगी सर? अब ठीक है, जो कंज्यूमर के जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो तो वो रहेंगी हमेशा, वो शाश्वत रहेंगी कि उसको जिम्मेदार रहना है, उसको लालच और डर के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन हमें थोड़ा सा पलट के अब थोड़ा सा टेलीकॉम कंपनियों की तरफ, थोड़ा सा बैंक की तरफ, थोड़ा सा सरकार की तरफ, पुलिस की तरफ भी देखना पड़ेगा कि भाई आप तो जागो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दीपक जी। और अगर आप जाने तो एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका। सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि अगर टेलीकॉम कंपनी बोल दें कि हम प्रॉपर KYC के बगैर सिम कार्ड ही नहीं इशू करेंगे। एब्सोल्युटली। जो आपने बात बोली कि अदृश्य होने की शक्ति, अगर आपने किसी का प्रॉपर KYC कर लिया सिम कार्ड इशू करने से पहले, तो अदृश्य कैसे होगा? और सबसे बड़ा जो फ्रॉड का जो परसेंटेज है वो वहीं से हो रहा है कि आप नकली सिम कार्ड लेते हैं किसी और के नाम पे। जब आप उस फोन नंबर के KYC को निकालते हैं, जब पुलिस वहां जाती है तो पता लगता है कि वो आदमी ना तो वहां रहता है, ना वो उसने कभी नंबर लिया, और वो फ्रॉड पे है। जिस अकाउंट में वो पैसे जाते हैं, जब आप उस बैंक अकाउंट को ट्रेस करते हैं, पुलिस उस बैंक अकाउंट को ट्रेस करती है, तो पता लगता है या तो वो बैंक अकाउंट किसी भी नाम, ऐसे नाम पे लिया गया जो व्यक्ति कहीं है ही नहीं, या उसका KYC नहीं हुआ। एंड अगर आप सिर्फ KYC को स्ट्रांग कर दे, मैं दूसरी साइड की बात कर रहा हूं कि अगर टेलीकॉम कंपनी KYC को स्ट्रांग कर दे तो आपकी 90% जो ये समस्या है वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल। अगर हो जाता है तो हमारे सारे के सारे फ्रॉड रुक जाएंगे और आप बहुत ज्यादा फ्रॉड्स को दूर कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। यानी कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी चीजें, लेकिन करे कौन? आशुतोष, संक्षेप में अगर हम थोड़ा सा दंड भी कड़े कर दें, एक बार नजीर पेश कर दें, तो फिर आगे अनुभव अगर ऐसे लोगों का कड़वा रहेगा तो 100 बार दूसरा भी सोचेगा फ्रॉड करने से पहले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो एक्शंस होते हैं वो पर्याप्त हो नहीं पाते। जी जी, देखिए, एक तो है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मुझे लगता है जहां जरूरत है वहीं डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाए, चाहे वो बैंक हो या कोई भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस हो। जहां एकदम जरूरत है, जब हम देख रहे हैं कि सामने सामने इस तरह से फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो है हमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने पड़ेंगे। और उसके अलावा अगर तो भी इस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, तो जो रूल्स है हमारा, जो IT रूल्स में अमेंडमेंट हुआ है 2021 में, उसमें बहुत सारे जो है पावर्स दिए गए हैं ऑथोरिटीज को। और उसके हिसाब से अब हम देखने लगे हैं कि साइबर फ्रॉड के जो क्राइम से रिलेटेड FIRs भी अब रजिस्टर काफी थोड़ा आसानी से हो रहा है, जो पहले बहुत टफ था। बिल्कुल। देखिए, इसमें होता है कि जो देखिए सरकार कहती है कि साहब ये जो IT का पूरा ताना बाना है ये इवॉल्विंग इशू है। हमें लगता है अब इस मानसिकता से बाहर आ जाना चाहिए सरकार को भी। ये इवॉल्विंग अब बहुत इवॉल्व हो चुका है, ये इतना इवॉल्व हो चुका है कि इसमें कई लोगों की जिंदगियां डिसॉल्व हो चुकी हैं। तो अब आपको ये इवॉल्व होना है। अब आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, अब एक ठोस चीज बनाइए, ठोस कानून बनाइए, नजीर पेश कीजिए और लोगों के मन में यह भरोसा जगाइए कि आपका एक पैसा भी ये जो डिजिटल पूरा का इकोसिस्टम है उसकी वजह से नहीं जाएगा। और इसमें सब जिम्मेदारी लें, सरकार जिम्मेदारी ले, बैंक जिम्मेदारी लें, टेलीकॉम सेक्टर जिम्मेदारी ले, पुलिस जिम्मेदारी ले। लास्ट में जो ग्राहक बचेगा फिर आप उसको प्रीच कर लीजिएगा आराम से कि भाई तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है। लेकिन पहले जो बाकी लोग हैं कम से कम उनको तो वो जिम्मेदारी समझें अपना। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। संजय कौशिक साहब, थैंक यू सो मच सर। श्रीनाथ श्रीधरन सर, थैंक यू सो मच। आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।